अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे ACRs पर। जी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्वांटिफिकेशन नहीं है। क्वांटिफिकेशन एक बहुत अलहदा से टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारा मैथ्स यूज़ होता है और इसमें मतलब आपको जो मार्क्स हैं उनकी एवरेज वगैरह निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि मैं इसके लिए अलहदा से वीडियो बनाऊं। आज जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, कितने मार्क्स आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो अगर कौन सी कैटेगरी में आए तो वो उसके कितने मार्क्स होते हैं, सबसे पहले तो ये। और अगर आपकी जो DPC है वो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को जब कंसिडर करती है तो आपकी कहाँ कहाँ पर डिडक्शंस होती हैं, आपके मार्क्स की डिडक्शंस कहाँ कहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो DPC में जो आपकी सीनियरिटी है वो समटाइम्स आप लूज़ कर देते हो या समटाइम्स आपको सुपरसीड कर दिया जाता है। सुपरसीड अगर आप हो जाते हो तो उसकी वजह भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट समटाइम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा भी जो मेन रूल्स हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में है और ये बहुत एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक व्यूअर हैं और बहुत ही रेगुलर व्यूअर है मेरे चैनल की, एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने मुझे कमेंट में कहा था, मैं उम्मीद करती हूँ और मैं होप करती हूँ कि ये जो मेरी व्यूअर हैं इनको ये जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में जो मैं वीडियो बना रही हूँ इससे उनको फ़ायदा होगा। स्पेशली ये मेरी इन सब्सक्राइबर के लिए है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये जो रूल्स हैं वो लिए कहाँ से हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं फेस करती हूँ अपनी वीडियो बनाने के बाद, तो मैं यही फेस करती हूँ कि आपने ये रूल कहाँ से लिए हैं, ये रूल हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, वो ये है कि ये रूल जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ, ये मैंने एस्ट्रा कोड से लिए हैं। ये एडिशन है 2015 का और आप भी नेट से इनको बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आप एस्ट्रा कोड लिखिए और एडिशन 2015 तो आपको ये मिल जाएगा। इसके पेज नंबर एस्ट्रा कोड के पेज नंबर 307 पर है, इंस्ट्रक्शंस फॉर गाइडेंस। यानी जब आप ACR फिल करते हो या जब आपकी ACRs फिल होती हैं तो आपकी जैसी ACR फिल हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब आपको किस कैटेगरी में रखा जाता है और आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आज हम सिर्फ ये ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस फॉर गाइडेंस। गाइडेंस है ACRs के बारे में। While filling in the quantification form overleaf and working out quantification marks, the following factors may be kept in view to avoid any error. ठीक है, यानी जब हम क्वांटिफिकेशन फॉर्म फिल करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं क्वांटिफिकेशन के लिए, क्वांटिफिकेशन मार्क्स के लिए, तो हम इन चीज़ों को जहन में रखते हैं। अच्छा जी, क्वांटिफिकेशन अब एक्चुअली क्या होती है? तो क्वांटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है वर्ड और इसका मीनिंग जो है वो होता है द एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ACRs में आप इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लीजिए कि क्वांटिफिकेशन एक्चुअली आपकी जब दो या दो से ज़्यादा ACRs हो जाती हैं, आपकी एक ईयर में भी दो ACRs बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी कोई प्रमोशन होती है या फिर आपको कोई एक्टिंग चार्ज दिया जाता है तो आपकी उसके लिए अलहदा से ACR बन सकती है। तो एक ईयर में भी आपकी दो ACRs बन सकती हैं, तीन ACRs बन सकती हैं। तो क्वांटिफिकेशन एक्चुअली जब हम इन ACRs को इकट्ठा करते हैं तो हम
जो ईयरली एवरेज निकालते हैं बेसिकली उसमें क्वांटिफिकेशन यूज़ होती है, ठीक है। तो इस ये चूँकि एक बहुत ही अलग चीज़ है क्वांटिफिकेशन, ACRs के मार्क्स को कैलकुलेट करना बेसिकली इसका मकसद होता है। तो ये जो चीज़ है इस पर मैं इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाऊंगी, वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरा बताने का मकसद ये है कि क्वांटिफिकेशन करने के लिए हमें ACRs के रूल्स को अंडरस्टैंड करना, ACRs के मार्क्स के रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर 1 है, द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कैरी मार्क्स एज अंडर। सबसे पहले है कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट्स, उसमें ये आ जाता है वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज और ओवरऑल असेसमेंट। आप ये देख रहे हैं टेबल बना हुआ है, आप उस टेबल को देख रहे हैं। ओवरऑल असेसमेंट वेरी गुड के लिए 8 मार्क्स हैं और क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ वर्क इसके 10 मार्क्स हैं और इंटीग्रिटी, मॉरल इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और इसमें भी 10 मार्क्स हैं, ठीक है। गुड के लिए है ओवरऑल असेसमेंट में 7 मार्क्स हैं, क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ वर्क में 7 मार्क्स हैं और मॉरल इंटीग्रिटी या इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी में भी इसके 7 मार्क्स हैं। एवरेज के लिए 5 मार्क्स होते हैं और क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ वर्क में भी 5 मार्क्स होते हैं। इंटीग्रिटी, मॉरल, इंटेलेक्चुअल दोनों के लिए 5 मार्क्स होते हैं और बिलो एवरेज में 1 1 1 1 मतलब तीनों चारों चीज़ों में इसमें 1 मार्क दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वेरी गुड, तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। फिर इसी तरह गुड, एवरेज या बिलो एवरेज, मतलब ये यहाँ से डाउनवर्ड्स आते जाते हैं और उसमें आपके मार्क्स जो होते हैं वो उतने ही कम होते जाते हैं, ओके। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको एक बात यहाँ पर शो हुई होगी कि यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग के लिए कोई मतलब इस टेबल में जगह नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक्चुअली बाद में इसका वो आगाज़ हुआ था। आउटस्टैंडिंग report was introduced in 1985. So an outstanding report earned for the calendar year 1985 and that during the subsequent years would carry 10 marks. A very good report earned during the year preceding the calendar year 1985 would, however, carry 10 marks provided number 1, all except 1 to 2 entries made in the report are in column A1 or the recommendations made in the report are for accelerated promotion, ठीक है। यानी accelerated promotion के लिए भी वो कंसिडर किया जा सकता है और जो है सारी की सारी एंट्रीज उसकी वो कॉलम A1 में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ में उसको A+ ग्रेड मिला होना चाहिए। 90% से अबव मार्क्स उसके, आप फर्ज ये कर लें कि 90% से अबव मार्क्स उसके होने चाहिए, ठीक है। यानी 1 या 2 एंट्रीज को छोड़ के सब की सब उसकी A1 में होनी चाहिए और उसको एक्सेलरेटेड प्रमोशन के लिए भी कंसिडर किया जा सकता हो। तो ये सब की सब जो है वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखिए नंबर 2 है द इक्वलेंस ऑफ ओवरऑल PER grading for civilian officers serving in the defense organizations vis-a-vis those in the civil organizations is as under, ठीक है। अब ये नंबर 2 में इन्होंने बताया हुआ है सिविल ऑफिसर सर्विंग इन द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने PERs ग्रेडिंग्स इन द सिविल ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई हुई हैं, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग होता है और ये भी आउटस्टैंडिंग है। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में ये आउटस्टैंडिंग वाला जो रो है वो दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक जो सबसे हाईएस्ट इनका है रैंक, उसके बाद अब यहाँ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में वो अबव एवरेज लिखते हैं, जबकि सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में वो वेरी गुड लिखते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और फिर उसके बाद सी है इनका हाई एवरेज, हमारा यहाँ पर गुड होता है और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में, और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में इनका एवरेज है और हमारा भी एवरेज ही होता है। और फिर उसके बाद लो एवरेज होता है जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में और हम इसको बिलो एवरेज कहते हैं। और फिर उनका जो एफ है पार्ट,
मतलब अगर आपका F ग्रेड आता है तो उसका मतलब है कि वो बिलो एवरेज है और अनफिट फॉर प्रमोशन, वो उसको करार देते हैं। और हमारा यहाँ पर सिर्फ पुअर लिखा जाता है, ठीक है। सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वो है डिडक्शंस के बारे में, कि डिडक्शंस जो हैं वो किस तरह से होती हैं ACRs में। मतलब अगर ACRs आपकी अच्छी नहीं है तो डिडक्शंस किस तरह से होती हैं ड्यूरिंग जिनको DPC कंसिडर किया जाता है। डिडक्शंस आर टू बी मेड फ्रॉम द टोटल ऑफ ओवरऑल मार्क्स एज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं आपके, जो कि टोटल मार्क्स आपको अपने ACRs के मिलाकर बनते हैं, तो उसके हिसाब से डिडक्शंस की जाती हैं। अच्छा, ए आप देखिए, 1 मार्क फॉर ईच एडवर्स रिपोर्ट। अब 1 मार्क कटेगा एडवर्स रिपोर्ट के लिए, यानी अगर आपके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखी गई है तो उसका 1 नंबर कटेगा। अच्छा, इसका बी है 3 marks for each minor penalty imposed on the civil servant in a disciplinary case under efficiency and discipline rules 1973, ठीक है। 3 marks उसके लिए डिडक्ट होंगे जो कि आपको कोई भी माइनर पेनल्टी इम्पोज हुई है आप पे। माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज ये मैंने आपको बहुत डिटेल में इनके रूल्स बताए हुए हैं, उसके लिए मैंने अलहदा से बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको कोई माइनर पेनल्टी आप पे इम्पोज हुई है तो क्या है कि उसके लिए 3 मार्क्स आपके, जो जब DPC होती है तो उसमें आपके 3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं अगर आपको कोई माइनर पेनल्टी मिली है। और अगर आपको कोई मेजर पेनल्टी इम्पोज हुई है आप पे तो फिर उसके लिए क्या है, 5 मार्क्स फॉर ईच मेजर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन अ सिविल सर्वेंट इन अ डिसिप्लिनरी केस अंडर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973। अब उसके लिए जो है वो 5 मार्क्स होते हैं ईच मेजर पेनल्टी के लिए, जो कि इम्पोज की जाती है सिविल सर्वेंट पे अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन। और फिर उसमें यानी जब आपकी DPC होती है तो उसमें आपके 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं अगर आपको कोई मेजर पेनल्टी मिली हो तो। फिर यहाँ पर देखिए ये नंबर 4 है, एडिशन ऑफ 2 मार्क्स इज टू बी मेड फॉर सर्विस इन अ स्पेसिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। यानी स्पेसिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपने कोई सर्विस दी है तो फिर उसके 2 मार्क्स जो हैं वो आपको एडिशनल दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ पर 2 years या ज़्यादा के लिए आपने वहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी है तो आपको उसके लिए 2 मार्क्स उसके लिए एडिशनल दिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें नंबर 5 है, इफ मोर देन 1 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैव बीन initiated on an officer during a calendar year, their average marks would be the marks of the whole calendar year, ठीक है। बेसिकली ये क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ पर क्वांटिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल होती है, या यहाँ पर हम क्वांटिफिकेशन यूज़ करते हैं ये एवरेजेस की निकालने के लिए, ठीक है। इफ़ मोर देन 1 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड ऑन एन ऑफिसर ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, यानी एक से ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो इनिशिएट हुई हैं किसी भी ऑफिसर के लिए, वो एक से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसकी 1 कैलेंडर ईयर में, तो उन दोनों के जो एवरेज मार्क्स होंगे वो एक्चुअली काउंट होंगे उसके होल कैलेंडर ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 6 है, राइटिंग अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कवरिंग पार्ट पीरियड्स ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। यानी 2 कैलेंडर ईयर्स के लिए एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना वो परमिसिबल नहीं होता, नॉट परमिसिबल, ये परमिसिबल नहीं है। यानी आप 2 कैलेंडर ईयर्स के लिए एक ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 7 है, इफ अ पीरियड ऑफ अ रिपोर्ट इज लेस देन 3 months, अगर उसका पीरियड जो है वो लेस देन 3 months है, इट शेल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, ठीक है। यानी अगर उसका पीरियड 3 महीने से कम है, किसी भी रिपोर्ट का 3 महीने से ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, तो उसको हम क्वांटिफिकेशन के लिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद नंबर 8 है क्वांटिफिकेशन मार्क्स शुड इन राउंड फिगर। जो क्वांटिफिकेशन मार्क्स हैं, यानी जो हम उसके, मैंने आपको बताया क्वांटिफिकेशन एक्चुअली हम एवरेज लेते हैं उन, अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो एक ईयर में 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो हम उनका एवरेज लेते हैं। और फिर जो एवरेज मार्क्स हैं, एक्चुअली आप इनको समझने के लिए, आसानी के लिए आप इनको एवरेज कह सकते हैं कि जो एवरेज मार्क्स हैं जो हमने उनको बताए हैं कि इस जो जितनी भी ACRs थी उनकी क्वांटिफिकेशन ये बनती है। तो वो जो मार्क्स हैं वो राउंड फिगर में होने चाहिए। एक ACR में किसी के 8 मार्क्स हैं और दूसरी में उसके 7 मार्क्स है, तो अब आप 7 + 8 करें तो 15 हो जाते हैं, और आप उसकी एवरेज लेंगे तो ये 7.5 आएगा। अब आपने 7.5 इसको नहीं लिखना है, आपने राउंड फिगर कर लेना है। आपको पता है कि ये मैथ्स का सादा सा असूल है कि अगर पॉइंट के बाद आगे 5 हो तो हम इस जो भी राउंड करते वक्त ये जो पॉइंट से इधर हमारे पास जो भी फिगर होगा हम उसको 1 बढ़ा देंगे, तो हम इसको 8 कर देंगे। ठीक है, तो यानी अगर 0.5 हो तो हम उसको 8 कंसिडर करेंगे, ना कि हम उसको 7.5 लिखेंगे वहाँ पर, मतलब हम उसको राउंड फिगर बना देंगे, हम उसको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद है नंबर 9 है इफ द ओवरऑल ग्रेडिंग इन द ACR इज ambiguous, for example placed between good and average, the quantification will be based on the lower rating। ठीक है, अगर जो ओवरऑल रेटिंग है ACRs की वो एम्बिगुअस है, यानी वो समझ नहीं आ रही है कि वो क्या है, मतलब वो गुड है या एवरेज है। सही है, वो गुड भी लिखी है और एवरेज भी लिखी है। गुड के मार्क्स आपको पता है 7 होते हैं, एवरेज के मार्क्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और वो एम्बिगुअस है, उसके दरमियान दरमियान में कहीं बन रहा है। द क्वांटिफिकेशन, जो उसकी क्वांटिफिकेशन होगी, विल बी बेस्ड ऑन द लोअर रेटिंग, जो लोअर रेटिंग है उस पर आएगी। ठीक है, क्वांटिफिकेशन लोअर रेटिंग पर होगी। ये जो मैंने आपको इसको 7.5 को 8 बनाने का तरीका बताया है, ये मैंने सिर्फ आपको राउंड करने का तरीका बताया है। ठीक है, जो क्वांटिफिकेशन के अलहदा से असूल है, वो क्वांटिफिकेशन जो है वो इन असूलों पे नहीं बेस करती है, जो कि ये नहीं है मैथ्स के हैं, उसके असूल अलहदा से। मतलब क्वांटिफिकेशन के जब आप करते हैं तो क्वांटिफिकेशन में आपको ये जहन में रखना पड़ता है कि हमने उसको लोअर कैटेगरी देनी है या हायर कैटेगरी देनी है। जैसे कि अभी आपने ये इसमें नंबर 9 में आपने ये पढ़ ही लिया है कि अगर मतलब वो प्लेस कर रहा है गुड एंड एवरेज के दरमियान, तो हम एवरेज कंसिडर करेंगे, हम गुड कंसिडर नहीं करेंगे, यानी हम ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, हम उसको नीचे वाली जो कैटेगरी है वो अलॉट करेंगे। तो फिर नंबर 10 है वेयर ओनली 2 रिपोर्ट्स और लेस आर अवेलेबल on an officer against posts in a particular basic pay scales, these CRs will be added to the CRs earned in the lower post for calculating the average marks। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो 2 रिपोर्ट्स हैं उनकी बेसिस पर आप नहीं फैसला कर सकते हैं, या 2 रिपोर्ट्स हो या उससे कम हो, एक ही हो, मतलब वो किसी भी ऑफिसर की 1 या 2 रिपोर्ट सिर्फ अवेलेबल हों तो उनकी बेसिस पे आप फैसला नहीं कर सकते हैं, उनकी बेसिस पे आप एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका अगर किसी ऑफिसर की सिर्फ 2 रिपोर्ट्स ही अवेलेबल हैं और उसकी ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है उस पोस्ट पे काम करते हुए, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी जो लोअर पोस्ट थी जहाँ पर वो पहले जॉब कर चुका है, तो जो उसकी लोअर पोस्ट थी, जो उसकी ACRs थी, जो उसने वहाँ पर ACR के मार्क्स अर्न किए थे, तो हम वो उसमें ऐड कर सकते हैं उसकी जो अभी की करंट ACRs हैं, ताकि हम उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, लोअर पोस्ट की वो कह रहे हैं कि ACRs हम जो हैं वो जो मार्क्स उसने वहाँ पर अर्न किए थे, तो वो हम उसमें एवरेज काउंट करने के लिए हम उन ACRs को जो लोअर पोस्ट की थी उनको जो अभी करंट पोस्ट की ACRs के साथ रखे, तो उनकी एवरेज काउंट कर सकते हैं, उनकी एवरेज ले सकते हैं। अब ये नंबर 11 है वेयर एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू अ हायर पोस्ट ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। ठीक है, हायर पोस्ट पे वो अपॉइंट हुआ है और एक्टिंग चार्ज बेसिस पर है, इज कंसिडर्ड फॉर रेगुलर प्रमोशन
और उसको रेगुलर प्रमोशन के लिए वो कंसिडर हो जाता है ऑफ दैट पोस्ट, मतलब रेगुलर प्रमोशन उसकी उस पोस्ट पर हो जाती है. द CR earned during acting charge promotion will be added to the CR earned in the lower post for calculating average marks. ठीक है, जो CR उसने एक्टिंग चार्ज प्रमोशन के दौरान अर्न की है वो उसमें ऐड कर दी जाएंगी जो कि उसकी लोअर पोस्ट की CR थी. ठीक है, और फिर एवरेज मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से मतलब उन दोनों की क्वांटिफिकेशन की जाएगी और फिर उसके बाद उसके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो कंसिडर होंगे. ठीक है, तो ये जो थोड़े से रूल्स थे ये एस्टा कोड में लिखे हुए हैं ACRs के बारे में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में. तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बहुत लंबी वीडियो बन सकती है. क्वांटिफिकेशन जो है वो बहुत डिटेल में समझाई जा सकती है. अगर आप लोग क्वांटिफिकेशन को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो क्वांटिफिकेशन को समझना चाहता है, कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है. तो मैं देखूंगी अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट. अदरवाइज जो जनरल गाइडेंस रूल्स हैं वो तो इतने से ही हैं और इन्हीं से ही एक आम जो एम्प्लॉई है वो अंदाज़ा कर सकता है कि मेरी ACRs जिस तरह की लिखी जाएंगी तो वो जब भी DPC होगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी जब भी बैठेगी प्रमोशन के लिए तो जो ACRs हैं तो वो जब कंसिडर की जाएंगी तो उनके मार्क्स कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पर जो वो मार्क्स हैं वो मैं लूज़ कर सकता हूँ. एक आम एम्प्लॉय के लिए समझने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन सिर्फ इन्हीं को समझ लेना काफ़ी है. ठीक है, लेकिन अगर आप क्वांटिफिकेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. आज की वीडियो यहीं तक. थैंक यू सो मच. आपको अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा. तो आप को इसमें कोई बात नहीं समझ आई है तो भी मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी बताने में और आपकी हेल्प करने में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.